हेलो एवरीवन। केजीएमयू की डीवी अपडेट आ चुकी है। आपका डीवी कब है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, सब चीज पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 14 तारीख के आसपास आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज अपडेट आएगी जरूर। इससे आपके जो होल्ड एग्जामिनेशन हैं, नर्सिंग का एग्जामिनेशन कब होगा, सब कुछ चीजें डिसाइड हो जाएंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका डीवी कब होगा, जिन जिनका एग्जामिनेशन हो चुका है उनका डीवी 22 से 24 दिसंबर के बीच में होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है। अब ये इसमें थोड़ा सा लोगों को दिक्कत होगी, क्यों होगी दिक्कत मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जिनका डीवी हो रहा है ना उनको तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना। ठीक है। अब किस तरीके से कैंडिडेटों को बुलाया गया, ये भी एक सबसे बड़ा और डाउटफुल क्वेश्चन है आप लोगों का, वो भी चीज क्लियर होगा। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि 14 नवंबर को हमारा एग्जामिनेशन हुआ था, 29 नवंबर को आ गया, रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो गया था। ठीक है, और मतलब स्कोर कार्ड आप लोगों को लाइव हो गया था। ठीक, तो वही आपका रिजल्ट है। अब पहले हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट जो इसमें जरूरत पड़ेंगे वो सब चीजों के बारे में। एक सेकेंड रुका, पोर्ट काम नहीं कर रहा। हम्म। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में देखो। एसेंशियल डॉक्यूमेंट के साथ जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके साथ एक सेट ऑफ फोटोकॉपीज आपको लेके जाना है। ठीक। पेन और कॉपी नोट करके रख लो, कोई चीज मिस्टेक ना रह जाए, नहीं तो इसको डाउनलोड करना है लेकिन फिर भी पेन कॉपी पे एक जगह लिख लो। ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका 10th 12th। ठीक है। 10th में आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और 12th में मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ये चीज ध्यान रखना। भले 10th में तो ऑलमोस्ट सेम ही होती है, एक ही होती है दोनों मार्कशीट और सर्टिफिकेट, लेकिन 12th में अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना, किसी किसी में सेम होती है, किसी किसी में, लेकिन 12th में तो अलग होती है। ठीक। नेक्स्ट, आपकी डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग हो वो, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर उसमें एप्लीकेबल होता है तो, है ना। फिर उसके बाद आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड। अगर आप लोगों को पता हो तो मैंने लगभग जितनी वीडियो में आप लोगों के डॉक्यूमेंट पूछे थे तो मैंने यही सीक्वेंस बताया था। ठीक है, डॉक्यूमेंट वगैरह का ये चीजें बताई थी। नेक्स्ट देख लेना, आपका कैटेगरी क्या था, SC ST OBC एंड EWS सर्टिफिकेट। ठीक है। आउट ऑफ स्टेट सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आप अगर मेरी पिछली वीडियो देख रहे होंगे ना तो इस वीडियो से आप अलाइन कर पा रहे हो कि हाँ यार मैंने ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रख लिया। तभी मैं आपसे कह रहा था डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रख लो, ज्यादा टाइम वो नहीं देगा, है ना। और यार बहुत कुछ दिल से खुशी हो रही है, बस इसमें एक ही चीज का मुझे हल्का सा दुख है, पर चलो ठीक है। ओबीसी सर्टिफिकेट शुड बी इशूड ऑन एंड अप्रैल 1 अप्रैल। देख लो साफ साफ लिखा हुआ है। मैंने आप लोगों को बोला था ओबीसी का, और ये ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी होगा, यहाँ पे लिखा है ओबीसी का, पर ये ईडब्ल्यूएस वाले भी रेडी रहें क्योंकि वहां पे जाके आपको ये इशू होने वाला है 1 अप्रैल 2000, क्योंकि ये वैकेंसी जो आई थी वो नवंबर 24 में आई थी। ठीक है, तो नवंबर 24 का मतलब आपका जो फाइनेंशियल ईयर ये होता है वो 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025। ठीक है, तो ये चीज सीन होती है जो सर्टिफिकेट कराता है ओबीसी के लिए एंड ईडब्ल्यूएस के लिए स्पेशली वेरी है। दूसरा, आउट ऑफ स्टेट के अगर इनमें से कोई भी हो तो आपका सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड नहीं है, केवल यूपी वाले ही कैंडिडेट का रिजर्वेशन ले सकते हैं। ठीक है, अदर स्टेट वाले यूआर में जा सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है, उनको कोई सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपकी किसी भी डिसेबिलिटी तो वो लगा सकते हो। एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट एंड फ्रीडम फाइटर, उनका जो हो तो वो यहाँ लगाए। नेक्स्ट, आपका जो डॉक्यूमेंट जो लगाए अलाइन करें ना उसका सीक्वेंस भी यही रखें। ठीक है, ये सीक्वेंस भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये सीक्वेंस भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद इन सब के बाद हो गया, अगर आपकी पोस्ट में एक्सपीरियंस है और आपने दिया है तो आपको एक्सपीरियंस लगाना है। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का क्या क्राइटेरिया, फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉय। ठीक है, जो भी आपने काम कर रखा हो। ठीक है, एनओसी सर्टिफिकेट अगर आप केवल और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए या अपना खुद का आप कहीं वर्क कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं एक्सेप्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है, केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही एनओसी सर्टिफिकेट देना है। तो ये चीज थोड़ा माइंड मेकअप कर ले। ठीक है, इसके यहाँ डाउट नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफी, एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड रिसेंट इन द क्लियर बैकग्राउंड। मैं आप लोगों से 4 से 6 बोलता था, क्योंकि ऐसा होता ना 2 3 तो वहां लगती ही है, और अगर आप इतने ही एकदम सटीक लेके जाओगे और खो खबा गई तो क्या करोगे। फिर वहां से फोटो स्टेट वो ढूंढोगे, केजीएमए के आसपास बहुत बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, मिलते भी नहीं है वहां आसपास। नेक्स्ट, बात करते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट। एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड ऑफ द एग्जामिनेशन हेल्ड, डाउनलोड फ्रॉम वेबसाइट। ठीक है, और एफिडेविट फॉर हैविंग रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट एज एप्लीकेबल। एफिडेविट फॉर हैविंग, ये इस चीज के लिए देखो मेन चीज है आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड और जो आपका स्कोर कार्ड। तो एडमिट कार्ड आप पे होगा, ठीक, और स्कोर कार्ड। ठीक, तो दोनों ही चीजें आपके पास अवेलेबल है। नहीं स्कोर कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करने की मैंने प्रोसेस बता रखी है, बताओगे मैं इस वीडियो में लिंक पंच कर दूंगा, आप उसमें जाके फटाफट से अपना डाउनलोड कर लेना। ठीक है, कुछ उसमें ऐसा तोप की चीज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अब बात चलते हैं यहाँ पे एफिडेविट वाला जो सीन है ना वो एक एक्सेप्शनल केस है।
ठीक है, वो वहां पे आपको एक्सपीरियंस के लिए रिक्वायर्ड रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, एज एप्लीकेबल ये मतलब ये है कि अगर आपकी पर्टिकुलर पोस्ट में ऐसा एसेंशियल में या डिजायरेबल में ये चीज लिखी हुई हो और आपने रिप्रेजेंट करी हो। ठीक है, अब इसमें एक केस ये भी आता है, फॉर एग्जाम्पल किसी पोस्ट में एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, मतलब एसेंशियल में नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको एक्सपीरियंस और एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कहा था कि मतलब बाय मिस्टेक मेरा एक्सपीरियंस बाद का है। ठीक है, और मैंने उसमें एक्सपीरियंस लिख दिया था कि हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया था, तो आप उसको रिप्रेजेंट मत करना, क्योंकि ऐसा ना फॉल्स डॉक्यूमेंट क्यों रिप्रेजेंट करो यार। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। आपने जो स्पेशल नोट लिखा हुआ है फॉर रिजर्वेशन के लिए, केवल यूपी के कैंडिडेट जिनके पास डोमिसाइल होगा, ठीक है, वही रिजर्व कैटेगरी बिलोंग करेंगे। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे डोमिसाइल नहीं लिखा हुआ है आप लोगों का। ठीक है, वैसे तो यूपी का आपका जो सर्टिफिकेट होगा वही वैलिड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप पॉसिबल हो सके तो आप अपना डोमिसाइल ले जाइए। 1-2 साल पुराना हो कोई दिक्कत नहीं, इशू डेट से आज तक जब आप डीवी कराने जा रहे हैं वो 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसकी वैलिडिटी 3 साल की रहती है। आप चाहे तो यूपी की जो साइट है, ठीक है, माइंड नॉट दिमाग में नहीं आ रहा अभी, ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हो, उसमें साफ साफ लिखी है उसे 3 साल की उसकी वैलिडिटी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अगर अदर स्टेट का कैंडिडेट है, ठीक है, रिगार्डिंग रिजर्वेशन रूल शैल बी एज एप्लीकेबल तो गवर्नमेंट, अदर स्टेट कैंडिडेट है वो उसे केवल अनरिजर्व की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, प्लीज इंश्योर द ऑल द डॉक्यूमेंट आर इन ऑर्डर एंड द इंफॉर्मेशन मैचेस डिटेल प्रोवाइड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। ठीक है, एनी अटेम्प्ट फॉर द impersonation विल बी immediately identified and criminally prosecuted to the fullest extent of law। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं अगर कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट हो तो उसको रिप्रेजेंट मत करना, कह देना बाई मिस्टेक हो गया था, कोई भी एक्सक्यूज दे देना। ठीक है, साइबर कैफे पर डाल देना, भैया भैया पर डाल देना कि XYZ कुछ भी कह देना, बस अपने ऊपर मत लेना ब्लेम। ठीक, एक्सपीरियंस वाला जो फॉल्स एक्सपीरियंस है मैं उनको बता रहा हूँ, और मैंडेटरी नहीं है वो। ठीक, और यहाँ पे जो टाइमिंग का है वो यहाँ पे हिसाब से लगेगा, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका फॉर्ज पाया जाता है तो आपको तुरंत वहां पे क्रिमिनल्स आपके ऊपर अगेंस्ट कोई भी केस हो सकता है। ठीक है, 420 का तो ऑब्वियसली होगा ही, बाकी जो और चीजें वो अगर लगाना चाहिए तो लगा सकते हैं। और अपने सारे डॉक्यूमेंट जो भी सीक्वेंस मैंने बताया है वही सीक्वेंस में आपको लगाने हैं। ठीक, और नेक्स्ट, हाँ डोमिसाइल वाला आप जो कास्ट सर्टिफिकेट लगाएं उसके साथ लगा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसमें इन्हें बोला नहीं है कि डोमिसाइल चाहिए ही चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर हो तो ले जाना यार, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, मैंडेटरी नहीं है, वो डिजायरेबल में मान सकते हैं। आपका वेन्यू क्या है, आप सबसे बड़ी भाई सब लोगों का भाई मेरा डीवी कब होगा, किस डेट में होगा, कैसे बुलाया जाएगा हमको, ये अब मैं रिवील करने जा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को प्लीज चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका डीवी कब है, कैसे आपको बुलाया जाएगा, कितने लोगों को बुलाया जाएगा, कैसा कब बुलाया जाएगा, सब कुछ सीन। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलाम सेंटर KGMU लखनऊ, सिंपल सी बात है भाई, KGMU का ही ये डीवी तो कहाँ ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट आर गिवन बिलो। टाइमिंग देख लें, सुबह 11 से 3, रिपोर्टिंग टाइम आपका 10:30 है, 11 बजे शुरुआत होगा पर आपको 10:30, आपको 10 बजे पहुंच जाना है। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि आप वहां जाके प्रिपेयर करोगे अपने डॉक्यूमेंट, सेटिंग करोगे, मुझे पता है, मैंने डीवी दिए ना भाई, बंदे वहां जाके क्या क्या करते हैं, शेड्यूल देख लो आप। आपका डीवी होगा 22 से लेके 24 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो इस बीच में आपका पूरा डीवी चलेगा 22 से 24, मंडे मंडे मंडे, ट्यूसडे ट्यूसडे, वेनसडे नारायण हरि हो जाओगे भाई, है ना। पोस्ट, अब बात करते हैं किन किन पोस्टों का है। अब देख लो कैसे सीक्वेंस में आपका रहेगा, ये सीक्वेंस देख लो। टोटल जो पोस्ट यहाँ पे दी गई है, जैसे कि टोटल पोस्ट 49 है। ठीक, एक ओवरऑल रैंक 1 से 21, ये जनरल में है। ठीक है, तो जनरल में जितनी वैकेंसी होंगी तो उसके अकॉर्डिंग ओवरऑल रैंक 1 से 21 जो इस कैटेगरी की ओवरऑल रैंक में आती है। ठीक है, ओवरऑल रैंक में। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लो, ये चीज दिमाग से देखना, ये चीज मिस्टेक मत कर देना, क्योंकि आपका जो रिजल्ट में है, जो स्कोर कार्ड में रैंक दी गई है, अब वो यहाँ पे आपके डाउट सारे क्लियर कर देगी। ठीक है, स्कोर कार्ड में 2 तरीके की रैंक दी गई थी, एक ओवरऑल रैंक, एक कैटेगरी वाली रैंक। ठीक है, PWD एक्स सर्विसेज सबकी दी गई है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख लो, जैसे कि ओवरऑल रैंक, मतलब अनरिजर्व भी रैंक बोल सकते हो, ओवरऑल रैंक, तो 1 से 21 वाले इसमें। SC की 1 से 14, मतलब SC कैटेगरी में जैसे कि आपकी ओवरऑल रैंक कितनी भी बन रही हो, इसमें 196 है, एक बंदा था उसकी 190 के आसपास बन रही थी, 190 यानी 164 के आसपास। ठीक है, और उसकी जो कैटेगरी में रैंक थी वो 14 थी, है ना, मुझे इसलिए ध्यान है 14 यहाँ पे लिखा हुआ इसलिए, है ना, और SC कैटेगरी का था, तो भाई उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी ना, तो वो है आपकी रैंक। तो आपने SC कैटेगरी से बुलाएंगे तो आपकी SC की रैंक कितनी है, उसमें 1 to 14 आप देखो, अगर 1 और 14 दोनों में आप मतलब बीच में आते हैं, ये दोनों आते हैं, तो आप उसमें
डीवी के लिए आप जा सकते हो, आपको ही बुलाया गया है। यहाँ पे रैंक वाइज सीक्वेंस है ना, और सबकी रैंक ही दी गई, कोई नंबर नहीं दिए गए हैं। दूसरा, ओबीसी का एक रैंक से 17 रैंक। अब एक रैंक ओबीसी में ओवरऑल वाली रैंक नहीं है, ध्यान रखना, ओवरऑल वाली नहीं, केवल ओबीसी वाली 1 से 17 के बीच में, यहाँ पे ओवरऑल रैंक नहीं दिया गया। ईडब्ल्यूएस, जिस कैंडिडेट का ईडब्ल्यूएस 1 से 5 में, ठीक है, मतलब जो ईडब्ल्यूएस की जो रैंक है आपकी, ओवरऑल रैंक नहीं, ईडब्ल्यूएस की रैंक 1 से 5 है, ठीक है, वो आप भर सकते। एक कैंडिडेट था जिसने ये कहा था कि मेरी ईडब्ल्यूएस में 4 है और ओवरऑल में 5 है, ऐसा कुछ सीन बताया था उसने, ठीक है। तो भाई अगर आपकी टेक्निकल रेडियोलॉजी वाले में ये रेड है ना, तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, जिस भी सिलेक्ट हुए उन सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, 7 से 10 दिन का ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आज 13 तारीख है, आज आया 22 तारीख को आपका डीवी है, तो आप समझ सकते हैं केवल 10 दिन का ही आपके पास फिक्स टाइम है। सरस्वती माँ मेरी वाणी पे बैठी हुई थी, ठीक है, और कुछ गट फीलिंग भी होती है, पास्ट एक्सपीरियंस भी होते हैं, वो सब चीज़ें। नेक्स्ट बात करते हैं, यही चीज़ आप देख लें, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये छोटी सी मिस्टेक आपको वहां जाके इन कॉन्फ्लिक्ट होने से बचाएगी, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है, लेवल 6 की है, इसका भी 22 तारीख को ही डीवी है। एक चीज ध्यान रखना, वेन्यू का कोई ऐसा शेड्यूल नहीं है, केवल एक टाइम पीरियड दिया गया 11 से 3, ठीक है, तो आपको टाइम से पहुंचना है। तो 1 से 3 आपकी ओवरऑल रैंक में, मतलब जनरल में, ठीक, और 1 से 2 किसमें, ओबीसी में, ठीक। अब क्लियर कट हो गया। अब यहाँ पे एक बात नहीं समझ में आई, यहाँ पे टोटल पोस्ट तो 4 है, 1 से 3 यहाँ पे ये हो गया, और 1 से 2 यहाँ पे 2 पोस्ट हो गई या 1 पोस्ट हो गई। तो ये चीज आप लोगों को जो दिख रहा है ना, ये चीज के लिए ही आपको वहां जाना है। और जैसे कि मैंने कहा था, 1-2 आसपास वाले आ जाएंगे तो वो चीज आप खुद देख सकते हो। 3 और 2 तो 5 यहीं हो गए, 5-4 पोस्ट है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सीन छह हो गया। टेक्निकल ऑफिसर की ईएनटी की 1 से 3, ठीक है, और ओबीसी में 1 से 3 रैंक वाले बंदा, ठीक है, कितने हो गए, देखो 6 पोस्टें हो गई ना। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि अब ऐसा ना, जैसे कि कम बंदे सिलेक्ट हुए होंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग कुछ कर दिया होगा उन्होंने, ठीक है, कि इतने बुला रहे, इतने रैंक के बुला रहे, या फिर ऐसा कुछ होगा उनके पास बैकलॉग में कुछ वैकेंसी शो अप हो गई होंगी, वो भी चीज हो सकता है, इसलिए आप लोगों को बुलाया जा रहा है। प्लीज जाइएगा जरूर, मौका मत छोड़िएगा। नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त जो भी मैं बताऊं, इन रैंकों के अतिरिक्त वाले कैंडिडेट कोई ना जाए, या फिर कुछ उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होगा, तो मैं अभी बता रहा हूँ, अभी मैंने वो देखी भी नहीं है तो मैं आपको लाइब्रेरी ग्रेड का 1 से 3, और यहाँ देखो 1 से 2 रैंक वाले, ये ओबीसी के हैं, ठीक है। ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि एससी में क्यों नहीं है, ईडब्ल्यूएस में क्यों नहीं, क्योंकि जो वैकेंसी होगी ना वो केवल ओबीसी और अनरिजर्व की होंगी, ठीक है, इसलिए शो हो रहा है, ठीक है। अनरिजर्व में तो कोई भी भर सकता है, एससी ईडब्ल्यूएस वाले, ओबीसी वाले से कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट, टेक्नीशियन डायलिसिस, टेक्नीशियन डायलिसिस में जैसे कि 1 से 14 ओवरऑल रैंक वाले बंदे, ठीक है, 1 से 8 ओवरऑल रैंक मतलब अनरिजर्व यूआर वाले, जनरल वाले बंदे, ठीक है, और 1 से 8 एससी वाले, ठीक है, 1 रैंक से 12 ओबीसी वाले, मतलब ओबीसी में इनकी रैंक एक, जिसकी 1 है और 12 के बीच में, वो सारे कैंडिडेट इसमें बुलाए जा रहे हैं, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में 1 से 2 रैंक वाले, मतलब ईडब्ल्यूएस में ओवरऑल रैंक या उससे कोई मतलब नहीं है इनका, ओवरऑल रैंक मतलब यूआर अनरिजर्व, ठीक है, जनरल वाली, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं सबकी लविंग जो पोस्ट, फार्मासिस्ट, ठीक है, सबसे 1 से 18 रैंक वाले, ठीक है, कोई एक बंदा था जिसकी कितनी रैंक दिया था, 18 ही थी, है ना, अब किसमें थी भगवान जाने, ठीक है। वो 1 से 18 ओवरऑल रैंक वाले, इनका डीवी होगा 1 से 8 एससी में, ठीक है, मतलब जिनकी एससी में एक रैंक है या 8 रैंक है वो, ठीक है, और जिनकी ओबीसी में 1 से 21 के बीच में रैंक है, वो इसमें कैंडिडेट एलिजिबल है। अब अगर तुम इसका टोटल करोगे, क्या 38 हो रहा है, गौर करना, क्या 38 हो रहा है, क्योंकि देखो 2 और 3, 39 तो यही हो गए, अगर ओबीसी और जनरल की ये टोटल मिला लो रैंक वाइज, ठीक है, 39 तो यही हो गए, नहीं हो गए, कोई कोशिश करो, है ना। और 1 से 4 ये ईडब्ल्यूएस वाले रैंक वाले, और ये एक रैंक, एक पोस्ट है पीडब्ल्यूडी की, एक रैंक आई है, एक जिसकी पीडब्ल्यूडी में फर्स्ट रैंक आई है, फार्मासिस्ट है, वो बंदा सिलेक्टेड है, ठीक है। अब भी एक बंदा था जिसकी शायद सेकंड रैंक आई थी, आई एम आई नॉट रॉन्ग टू, एक्स सर्विसमैन में थी कि पीडब्ल्यूडी में थी, सॉरी, एक्स सर्विसमैन में थी कि पीडब्ल्यूडी में थी, अगर पीडब्ल्यूडी में थी तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ये बंदा नहीं आता है तो अगली बार में आपको शायद चांस मिले, ठीक है। या फिर मुझे लग रहा है आपकी ओटी असिस्टेंट में थी, जैसे कि ओटी असिस्टेंट में सबसे ज्यादा पोस्ट थी 65 पोस्ट, 1 से लेके 26 रैंक ओवरऑल रैंक जिनकी है, ओवरऑल रैंक में, ठीक, 1 से लेके 17 रैंक एससी में जिनकी रैंक है, ठीक, ओबीसी में जिनकी रैंक ओटी असिस्टेंट में 1 से 19 है वो, और ईडब्ल्यूएस में जिनकी ओवरऑल रैंक 1 से, सॉरी ओवरऑल ईडब्ल्यूएस में रैंक जिनकी 1 से 11 है, ओवरऑल में भले कितने भी हो, 500 600, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। और
एक्स सर्विसमैन में, एक्स सर्विसमैन ही है ना, हाँ एक्स सर्विसमैन, ठीक है, एक्स सर्विसमैन में जिसकी रैंक 1 से 2। अब तुम इनका टोटल करोगे 65 होगा, नहीं, पोस्ट तो ज्यादा है। ये केवल यहीं पे केवल थोड़ा चल रहा है, लेकिन अगर इनका भी टोटल करोगे तो पोस्ट से ज्यादा ही निकल जाएंगे। इसका नहीं निकल रहा है पर इन सब का निकला देंगे। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामर की 7 पोस्ट निकली थी, 1 से 5 अनरिजर्व्ड, मतलब ओवरऑल रैंक में जिनकी रैंक है वो, ठीक है, और एक एससी की पोस्ट है, एक रैंक जिसकी एससी में और एक रैंक जिसकी ओबीसी में, उसका डीवी होगा। तो अभी आप लोगों ने एक चीज देख लिया, जरूरी नहीं कि जितनी पोस्ट है उतने ही कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं, उससे एक दो एक्स्ट्रा ही बुलाए जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपकी जो पोस्ट है उसमें कुछ जो आसपास वाले 3-4 रैंक वाले बंदे बुलाए जा सकते हैं, तो वो आप साक्षात देख सकते हो यहाँ पे कि अगर आप फार्मासिस्ट का ही देख लो, 1 से 18 ये बुलाए, 1 से 21 जो है, तो ये टोटल मिला के 21 और 18 कितने हो गए, ठीक है। रैंक मतलब इतने बंदे बुलाए जाएंगे कि जनरल के 18 बंदे, ओबीसी के 21 बंदे, एससी के 8 बंदे और ईडब्ल्यूएस के 4 बंदे, ठीक है, और पीडब्ल्यूडी का एक। तो इन सब का टोटल होगा, तो वही तो बैलेंस से हुए, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़े बंदे वैकेंसी से ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप लोगों को क्या इंस्ट्रक्शन, दिस नोटिस इज नॉट अ परमानेंट अपॉइंटमेंट लेटर और द कॉल लेटर बट अ एसेंशियल स्टेप फॉरवर्ड फॉर द फाइनल सिलेक्शन। कॉन्ग्रेचुलेशन, पहले नंबर में सबको आप लोगों को दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन बोला चाहूंगा कि आप लोगों का 99.99% आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अनटिल अनलेस आपके भैया कोई डॉक्यूमेंट में कोई इशू ना हो, दैट्स इट, ठीक है, उसका तो मैं नहीं कुछ कर सकता। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू, अगर आपका सिलेक्शन हो गया है ऑब्वियसली, है ना, तो प्लीज कमेंट में यार, वैसे तो मिठाई नहीं शेयर कर पाओगे, ठीक है, पर कुछ अच्छा सा कमेंट कर देना जिससे कुछ मुंह मीठा हो जाए। आफ्टर द सक्सेसफुल, विश कर देना यार नेक्स्ट में, नेक्स्ट डीवी में मैं भी जाऊं, ठीक है। आफ्टर द सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यार मेरा जो डीवी हो गया उसी में सेलेक्ट हो जाए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ए मेरिट लिस्ट ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी सक्सेसफुली वेरीफाइड, ठीक है, और डॉक्यूमेंट विल बी मेड फॉर द अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन द मेरिट एंड वैकेंसी, फॉर द वैकेंसी रेफर टू द एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर, ठीक है। द प्लीज नोट दैट द बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, देखो सीधी सी बात है, मतलब ये मेरिट लिस्ट और जो क्वालिफाइड बनाए हैं ये सक्सेसफुली अकॉर्डिंग टू, इन्होंने कहा कि जितने एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर में जितनी वैकेंसी निकली थी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा किया गया है। देखो ऐसा होता है, कुछ एक दो वैकेंसी इसलिए और बढ़ा दी जाती हैं, ठीक है, एक दो जैसे कि अप एंड डाउन या फिर टोटल रेशियो में, कि वो परसेंटेज का एक होता है ना, कि हम इतने, मतलब परसेंटेज का तो इसमें कुछ लग नहीं रहा क्योंकि इसमें तो एस टू एस पोस्ट लग रही है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाती है। अब इसमें चाहे कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, कि वैकेंसी का अगर थोड़ा इंक्रीमेंट हो सकता है, या फिर वो ये सोचे कि कुछ कैंडिडेट हैं जो फॉल्स आ जाए या फिर कोई डॉक्यूमेंट की वजह से कोई रह जाए, तो उन्हें एक बार भी ही वो सब समेट लें, उनका ये उद्देश्य रहता है, ठीक है, तो इसलिए और बुलाते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, बायोमेट्रिक के लिए कंडक्ट होगा आपका रेंडमली एट एनी टाइम आफ्टर द ज्वाइनिंग, ठीक है, कंपेयर्ड विद द डाटा फॉर कलेक्टेड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एंड एनी केस फॉर द इम्प्रेजेंशन शैल बी सेवरल प्रोसिक्यूटेड। कहने का मतलब ये है, जब आपका बायोमेट्रिक होगा, शैल बी, जब वेरिफिकेशन होगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगा आपका, किसी भी टाइम ज्वाइनिंग के बाद आपका बायोमेट्रिक भी हो सकता है। तो अगर आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर किसी भी तरीके से फॉल्स पकड़ा जाएगा, एक चीज ध्यान रखना, इस बीच के दौरान अपने आधार कार्ड में अगले 6 महीने तक कोई भी अपडेट मत कराना, इवन एड्रेस, XYZ कुछ भी नहीं। जब आपने अभी कराने जा रहे हो डीवी, इसमें जो सिचुएशन है वही रहने देना अगले 6 महीने तक, क्योंकि ऐसा होता है, कोई देखो सिंपल सी बात है, आपने जो वहां उस वक्त हुआ होगा और फिर बाद में हुआ होगा तो कुछ ना कुछ अपडेट हुआ होगा ना। फोटो अपडेट कराना, फोटो अच्छी नहीं हो, कैसी भी हो, जैसी हो वैसी चलने दो, इतने साल तो चला रहे हो तो अभी और चला लो, ठीक है, 6 महीने साल का, मैक्सिमम तो मिनिमम तो 6 महीने है, इससे फिर उसके बाद नहीं कोई दिक्कत होगी कुछ अपडेट कराओगे तो। दिस इज अ कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओनली, ठीक है, ये केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आपका, ये नहीं कहा गया कि इन्होंने कि भैया कोई अपॉइंटमेंट लेटर है नहीं है ये, ठीक है, या सिलेक्शन, ये केवल एक स्टेप है फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, एनी एब्सेंस विल बी कंसीडर द कैंडिडेट विल नॉट विलिंग टू ज्वाइन, अगर कोई भी बंदा नहीं पहुंच पाता है इन टाइम, ठीक है, तो ये माना जाएगा कि वो ज्वाइनिंग नहीं करना चाहता। नो फर्दर चांस विल बी गिवन फॉर दिस, दोबारा ऐसा चांस दोबारा नहीं मिले दिया जाएगा, या उसके लिए कोई एक नया शेड्यूल नहीं निकाला जाएगा कि आप तब आ गए। तो ध्यान रखें आपका डीवी कब है, मैं एक बार फिर से रिमाइंडर कर दूं, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी का 22 तारीख को है, टेक्नीशियन ऑफिसर ऑप्थेल्मोलॉजी का भी 22 तारीख को है, टेक्नीशियन ऑफिसर ईएनटी का भी 22 तारीख को है, लाइब्रेरी ग्रेड 2 का 22 तारीख को है, टेक्नीशियन डायलिसिस का 23 तारीख को है, फार्मासिस्ट का 23 तारीख को है, 24 को है ओटी असिस्टेंट का, ठीक है, और 24 को है नेक्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर का। तो वी रेडी फॉर इट, ठीक है, बस यही आपके लिए कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस थे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इनकी एक इंडिविजुअली वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों के ऊपर एक बर्डन ना बने। आप अगर वेन्यू के लिए शेड्यूल देखना चाहे तो वेन्यू शेड्यूल देखें, डीवी का देखना चाहे तो डीवी का देखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ, और कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जो भी सिलेक्ट हुए हैं, कमेंट करना
जय हिंद।